दोस्तों नमस्कार। चीन के विदेश मंत्री दिल्ली में हैं। भारत के विदेश मंत्री, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और आज ही मुलाकात के बाद भारत के विदेश मंत्री मास्को रवाना हो गए। वो कल भी रहेंगे, वो परसों भी रहेंगे और रूस के साथ जो भी संबंध इस दौर में बनने हैं उसे ज्यादा मजबूती कैसे देनी है और रूसी राष्ट्रपति पुतिन को इस बरस के अंत में दिल्ली आना है तो उसके लिए भी एक मोटी लकीर खींचनी है। और इन दोनों परिस्थितियों के बीच भारत के प्रधानमंत्री इसी महीने के आखिर में चीन पहुंचेंगे। चीन के साथ भारत के बढ़ते हुए रिश्ते, तमाम धमकियों और चेतावनी के बावजूद जो अमेरिका ने दी, उसके बावजूद रूस के साथ भारत के बढ़ते हुए संबंध, क्या सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज है कि अमेरिका चेता रहा है और भारत चीन और रूस के करीब कहीं ज्यादा तेजी से जा रहा है? और आने वाले वक्त में इसकी तैयारी भी क्या वाकई होने लगी है कि जब रूस, चीन और भारत यानी आरसीआई की बैठक होगी, क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इस पर मुहर लगा दी है? लेकिन एक सवाल यह भी है, जिन परिस्थितियों में जुलाई के महीने में चीन ने जिन प्रोडक्ट्स पे प्रतिबंध लगाया, उसके बाद भारत के किसान हो, भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो भी कंस्ट्रक्शन के काम हो, सब कुछ लगा जैसे ठहर से गए हैं। और जब चीन के विदेश मंत्री दिल्ली पहुंचे तो उसके बाद यह ऐलान हो गया कि अब रेयर अर्थ की जो जरूरत भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को है वो रास्ता खुल गया। किसानों को जो खाद चाहिए वो रास्ता खुल गया। आने वाले वक्त में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो बोरिंग मशीन चाहिए थी भारत को, जो बड़े बड़े पहाड़ों को छेद सके, अब उसका रास्ता भी खुल गया। क्या सब कुछ जो दिखाई दे रहा है वही है या कुछ और है? जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी चीन के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी यह सवाल पूछ ही सकता है कि लद्दाख में जिन जगहों पर चीन की सेना की मौजूदगी अभी भी है, वहां पर भारतीय सेना क्यों नहीं जा पाती है जो 2020 से पहले जाती थी? अभी भी जिन क्षेत्रों को लेकर लगातार हर कोई मान रहा है, सेना भी मान रही है कि चीनी सैनिकों की मौजूदगी भारतीय क्षेत्र में है, तो क्या वो पीछे हट चुके हैं? उस पर कोई बात क्यों नहीं हो रही है? या फिर मुश्किल इस दौर में सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के टैरिफ आतंक को निशाने पर लेते हुए चीन और रशिया के साथ संबंध बनाने को हैं, या वाकई जो दिखाई दे रहा है उससे हटकर कुछ है? क्योंकि इस दौर में भारत के जो कॉरपोरेट मौजूदा वक्त में मोदी सरकार के साथ हैं, या कहें बीते 11 वर्षों से मोदी सरकार के साथ हर मौके पर वो खड़े आए हैं, अब उनकी जरूरतें शिफ्ट हो रही हैं और वो चाइना के साथ नए संबंध बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं। आलम यह भी हो चुका है कि चीनी कंपनियों के साथ किसी तीसरे देश के जरिए ये संबंध बहुत तेजी के साथ बनाए जा रहे हैं। और इस फहरिस्त में अंबानीज भी हैं, अडानीज भी हैं, जिंदल्स भी हैं, जो जेएसडब्ल्यू के नाम से जिसकी कंपनी जानी जाती है। सभी के रास्ते इस दौर में चीन के साथ बन चुके हैं। भारत सरकार जब तक समझौता नहीं करेगी, खुलकर सामने चीजें नहीं आएंगी। यानी चीन और भारत के संबंध जब तक खुल के निकटता के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक ये कॉरपोरेट कंपनियां, कोई सिंगापुर से, कोई हांगकांग से, कोई वियतनाम के रास्ते, यानी चीन की जो सब्सिडरी कंपनी है उनके साथ समझौते दो आधारों पर बनाए जा रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टीज को बांटेंगे। और इन सब के बीच भारत के जो कॉरपोरेट जिन क्षेत्रों में वो है ही नहीं या उनका कोई अनुभव बिल्कुल नहीं है, उस क्षेत्र में चीन के साथ खड़े होकर वो भारी मुनाफा कमाएंगे। अभी तक कुछ जगहों पर चीन का प्रतिबंध था। अभी तक चीन भारत के भीतर बहुत निवेश नहीं कर सकता था, उसकी चीन की कंपनियां निवेश नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या सब कुछ
एक झटके में खुलने वाला है और उसके पीछे भारत की जनता की कितनी जरूरतें होंगी, या भारत के भीतर राजनीतिक तौर पर चीन के उत्पादों पर निर्भर नहीं होना है, इसका राग प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर किया और बकायदा लाल किले के प्राचीर से भी किया। फिर ऐसा क्या हो गया है कि अब चीन की तरफ से, और चीन की तरफ से ही नहीं बल्कि चीन के ऑफिशियल पेपर्स ये कहने लगे हैं कि भारत के बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को इस हद तक डाल दीजिए जिससे भारत की निर्भरता पूरे तरीके से चीन के प्रोडक्ट पर होनी चाहिए। क्योंकि रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का आप जिक्र करें, ओपन ट्रेड का आप जिक्र करें, क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए जो व्यापार और जो कर्ज देकर चीन ने भारत के तमाम पड़ोसियों को लुभाया, भारत उन सब से हटकर है। लेकिन पहली बार अब चीन के ऑफिशियल पेपर्स जब ये कहने लग गए कि चीन के विदेश मंत्री को बकायदा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने भी कहा कि आप जा रहे हैं तो अब वाकई समझ लीजिए, इस ग्लोबल साउथ की नजर में चीन को इनिशिएटिव लेना होगा, भारत के साथ अब व्यापारिक रिश्ते बनाने होंगे। दो सवाल बड़े हो गए। जरूरत भारत के कॉरपोरेट की है और कॉरपोरेट का दबाव भारत सरकार पर है, और इसीलिए बहुत तेजी के साथ प्रधानमंत्री मोदी चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाने की दिशा में बढ़ चुके हैं। दूसरी परिस्थिति चीन की है। वो जान चुका है कि इससे पहले ग्लोबल साउथ में भारत के पीछे अमेरिका खड़ा हो, और इससे पहले जो चेक एंड बैलेंस अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया में बना रहा था, उससे हटकर अगर भारत और चीन एक साथ खड़े हो जाएं तो फिर दोनों देशों की जरूरतें भी पूरी होंगी, और इस दौर में जो चीनी माल दुनिया के बाजार में तकरीबन लगभग 50 से ज्यादा देशों में जितना माल जाता है, उससे ज्यादा माल वो एक झटके में भारत के भीतर खपा सकता है। यानी चीन की जरूरत अपने माल को लेकर है और भारत की जरूरत क्या कॉरपोरेट को लेकर है? यह सवाल महत्वपूर्ण है। जिस बात का जिक्र मास्को रवाना होने से पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के सामने बैठकर किया, पहले आप उसे सुन लीजिए, फिर जिक्र होगा कि दरअसल कॉरपोरेट कौन सा समझौता चीन के साथ कर रहे हैं और चीन कौन सा ऑफर भारत को दे रहा है। Situation and some issues of mutual interest. Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. तो भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बहुत साफ कहा, हर तरीके से एक दूसरे का सम्मान अब करना होगा। यानी रास्ता खुल चुका है, और करीब 3 साल के बाद चीन के विदेश मंत्री वांग ई जब भारत पहुंचे तो उन्होंने जिन बातों का जिक्र जो जयशंकर ने कहा उसके बाद कहा, उन्होंने कहा कि दुनिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं और फ्री ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और चीन जो सबसे बड़े विकासशील देश हैं और जिनकी आबादी मिलकर 2.8 अरब से ज़्यादा है, उन्हें जिम्मेदारी दिखाते हुए एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और इसके बाद ये ऐलान हो गया कि चीन अब भारत को खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा, जिस पर उसने जुलाई के महीने से रोक लगा रखी थी। तो क्या सब कुछ सिर्फ बातचीत के सिलसिले के जरिए हो रहा है? क्योंकि एक रिपोर्ट इस दौर में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई, उसने बहुत साफ तौर पर बतलाया कि भारतीय कॉरपोरेट टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के लिए चीनी कंपनियों के साथ साझेदारी करना शुरू कर चुका है, और इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और लिथियम आयन सेल के क्षेत्र में बड़े बड़े समझौते होने लगे हैं। क्योंकि याद कीजिए, इससे पहले चीन कभी भी टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के पक्ष में बिल्कुल नहीं था और भारत
चीनी कंपनियों के बड़े पैमाने पर भारत में निवेश के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब यह रास्ता खुल रहा है। यह रास्ता क्यों और कैसे खुल रहा है? क्या यह सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के टैरिफ हमले के बाद खुल रहा है? क्योंकि भारत जैसे ही चीन और रशिया के करीब पहुंचा है, उसमें कल ही फाइनेंशियल एक्सप्रेस में बकायदा व्हाइट हाउस के जो सलाहकार हैं ट्रंप के, उन्होंने खुले तौर पर कहा, उनका नाम पीटर नवारो है, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि भारत के कारण यूक्रेन युद्ध को फंडिंग हो रही है। और उन्होंने अपने लेख में यह भी लिखा कि रूसी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता अवसरवादिता है और पुतिन की युद्ध अर्थव्यवस्था को अलग थलग करने के लिए दुनिया के जो चुनिंदा देश प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए भारत की यह अवसरवादिता यानी कच्चे तेल को खरीदना बेहद नुकसानदायक है। इतना ही नहीं, वो एक कदम और आगे बढ़कर लिखा उन्होंने कि भारत रूसी तेल के लिए एक वैश्विक क्लियरिंग हाउस के रूप में काम कर रहा है, यानी एक फंडिंग कर रहा है युद्ध को लेकर। यही वजह है, लेकिन दूसरी तरफ की रिपोर्ट कहीं दूसरी चीजों को बतलाती है। दरअसल अडानी और रिलायंस यानी अडानीज और अंबानीज और JSW समूह जो है, ये चीनी कंपनियों के साथ गुप्त समझौता अभी तक करने में लगे हुए हैं। उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और लिथियम ऑयल सेल का जो काम है, उसमें चीन इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ते में उपलब्ध करा देता है। टेक्नोलॉजी उसकी बड़ी मैच्योरिटी के साथ है, लेकिन अभी तक भारत और चीन पूरे तरीके से खुले नहीं थे। पहली मुलाकात तो हुई है, अभी भी इंतजार हो रहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री चीन पहुंचेंगे बीजिंग में, जब वह 31 तारीख को मौजूद रहेंगे, उस वक्त समझौते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और कहीं कोई टकराव तो नहीं होता है। इसीलिए भारत के कॉरपोरेट ने एक तरफ सरकार पर दबाव बनाया, आप रास्ता निकालिए जिससे चीन के निकट पहुंचे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका के साथ दो दो हाथ करने पर नुकसान ही नुकसान कॉरपोरेट का है। अब आप ध्यान दीजिए तो इस दौर में अडानीज ने चीन की एक यात्रा भी की थी और दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी निर्माता कंपनी जो CATL है, यानी कंटेम्पररी एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी कंपनी CATL, उसका दौरा भी किया था। और रिपोर्ट यह भी आई थी कि बकायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली दिग्गज कंपनी BYD के साथ बातचीत भी हुई है। हालांकि अडानीज ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने BYD कंपनी के साथ ना तो कोई समझौता किया है, ना ही किसी सहयोग की दिशा में कोई कदम बढ़ाया है। लेकिन बावजूद इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल और लिथियम को लेकर चीन की कंपनियों के साथ समझौते की दिशा में कदम जरूर बढ़े हैं। यह पहली कंपनी है। दूसरी तरफ रिलायंस में एक बड़ा शिफ्ट आया है। रिलायंस ने जो ईंधन सेल और बैटरी होती है, उसको बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए जो चीन के बैटरी तकनीक कंपनियां हैं, उनके साथ वो हिस्सेदारी पर अब अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर रही है। यानी इससे पहले जो अमेरिका और यूरोप में लगातार कई कंपनियों का वो अधिग्रहण करती थी, लेकिन अब वह पूरे तरीके से चीनी मूल की कंपनियों की दिशा में बढ़ रही है। और यह भी समझना होगा कि इन सब के बीच जो जिंदल की कंपनी है JSW, उसने अपने नए ऊर्जा वाहन जो एनर्जी व्हीकल्स के लिए बकायदा चेरी ऑटोमोबाइल कंपनी से टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स के लिए समझौता किया है। यानी अंबानीज हो, अडानीज हो या जिंदल की JSW हो। और यह भी समझना होगा कि भारत के भीतर कॉरपोरेट के पास अभी तक बैटरी स्टोरेज और क्लीन मोबिलिटी को लेकर ना कोई अनुभव है, ना कोई टेक्नोलॉजी है। चीन के पास ये सब कुछ उपलब्ध है, तो चीन के साथ भारत के बाजार में खड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने प्रोडक्ट को ले जाना, लेकिन चीनी कंपनियों के साथ खड़े होकर। यह स्थिति कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अभी तक दोनों देशों ने रास्ते खोले नहीं हैं कि भारत का कॉरपोरेट चीन के कॉरपोरेट के साथ मिलकर बिजनेस शुरू कर दे। शायद इसीलिए सरकारी प्रतिबंधों से बचने के लिए सिंगापुर, वियतनाम, हांगकांग में जो भी चीनी कंपनियां जो विदेशी सहायक कंपनियों के साथ काम कर रही है, भारतीय कॉरपोरेट तेजी से उनके साथ ही समझौता कर रहे हैं।
और यह समझौता उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो तीसरे देश में समझौता होता है वहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान है। तो जांच ना हो, कोई प्रतिबंध ना लगे, इन सब से हटकर अलग देशों के रास्ते यानी अभी तक गुप्त समझौते हो रहे हैं। और एक बार भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच सहमति बन जाए, जो इसी महीने के आखिर में बननी है, तो फिर यह सौदेबाजी खुले तौर पर होगी। लेकिन यहां यह भी समझना है कि अमेरिका लगातार जो चेतावनी दे रहा है, उस चेतावनी को चीन और रशिया दोनों भारत के साथ खड़े होने को लेकर एक रास्ता खोलना चाहते हैं और कह भी रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से पैदा हुई जो बाजार की अनिश्चितता है, उसमें अब भारत, चीन और रशिया इंतजार नहीं कर सकते हैं, इसीलिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और इस दौर में अगर समझौतों की फहरिस्त देखें तो अब चीनी नागरिकों को भारत का वीजा मिलने लगेगा, दिल्ली और बीजिंग के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो समझौते हो रहे हैं उसमें पहली बार 7 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री बीजिंग जा रहे हैं। 3 साल से ज्यादा वक्त में चीन के विदेश मंत्री भारत आए हैं। 5 साल का वक्त लगा भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को बीजिंग जाने में, जो एससीओ की बैठक में ये सभी गए। लेकिन यही से सवाल असली खड़ा होता है। इससे पहले भारत ने BYD पर, याद कीजिए, $1 बिलियन का निवेश वो करना चाहता था, दिल्ली ने उसे रोक दिया। अब उसमें रवानगी और तेजी आने वाली है। तो क्या भारत का बाजार, जो अभी तक वो एक्सपोर्ट हो या मेक इन इंडिया हो, चीन के कच्चे माल पर निर्भर था, और आज की परिस्थिति में जब भारत खुलकर अब चीन के साथ खड़ा हो रहा है, हमें लगता है उसकी तस्वीरों को आपको देखना पहले चाहिए। जब चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सभी की तस्वीर सामने आई, तो ये तस्वीरें चीन के ऑफिशियल न्यूज़पेपर में भी छा गई। चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी आपने तस्वीर देखी। जो दोनों के बीच बातचीत का जो फलसफा सामने आया, उसमें चीन के विदेश मंत्री ने भारत के NSA अजीत डोभाल के साथ सीमा के मुद्दों पर बातचीत की, यानी बॉर्डर इशू पर बातचीत की। और जो चीन के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि पिछले कुछ सालों में जो समस्याएं आई हैं वह दोनों देशों के लोगों के हित में नहीं थी। और उन्होंने यह भी कहा कि यह मुलाकात बायलैटरल रिलेशन यानी द्विपक्षीय रिश्तों की दिशा तय करने वाली और सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नया जोश भरने वाली है। यानी वो एक संकेत दे रहा है, भारत आर्थिक सौदेबाजी के लिए आगे बढ़ रहा है। और शायद इसीलिए ये सवाल वाकई बड़ा है। अगर ये आर्थिक रिश्ते दोनों देशों के बीच जिस निकटता के साथ और कॉरपोरेट की मुनाफे को देखते हुए जिस रवानगी के साथ हो रहे हैं, उसमें क्या चीन का ऑफर इतना बड़ा है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो संकट में थी वो उभर जाएगी, किसानों के सामने जो संकट था वो खत्म हो गया, और इस परिस्थिति के भीतर, भारत के भीतर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सवाल थे वह सुलझ गए? या फिर अभी तक जो भारत की कूटनीति, विदेश नीति, सामरिक नीति चीन को लेकर थी वह पूरी तरीके से डिरेल तो नहीं हो गई? क्योंकि हमारे सैनिक अभी भी पूर्वी लद्दाख के जो बफर जोन है वहां पर गश्त नहीं कर पाते हैं। 2020 से पहले आसानी से वो आ जा पाते थे जब तक टकराव नहीं हुआ था। और भारत के लिए चीनियों को पहले सूचित करना पड़ता है, जो जवान होते हैं, कि हम वहां गश्त लगाने जा रहे हैं, जबकि भारत का ही वो क्षेत्र है। यानी सीमा पर तनाव कम हो, भारत के कब्जे वाले क्षेत्र से चीनी सैनिक बाहर पूरे तरीके से चले जाए, इस बातचीत का कोई सिलसिला सामने नहीं आया। लेकिन इससे हटकर इसी बीच जो खबर यह भी आई
कि चीन ने पाकिस्तान को 8 न्यू एडवांस हैंगोर क्लास सबमरीन्स दिए हैं और ये सबमरीन्स जो हैं वो जो भारतीय समुद्री क्षेत्र है वहाँ पर पाकिस्तान की ताकत को कई गुना ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो चीन के लिए पाकिस्तान की महत्ता और चीन के लिए भारत के व्यापारिक रिश्ते, और इसके उलट अगर देखिए तो भारत के लिए व्यापारिक रिश्ते और चीन के लिए पाकिस्तान, दोनों की जरूरत क्या एक सरीखी हो गई है। और इसीलिए पाकिस्तान को मदद चीन लगातार दे रहा है और भारत व्यापारिक रिश्तों को लेकर आगे बढ़ रहा है। और चीन क्यों बढ़ रहा है, हमें लगता है उसको जानने से पहले 3 बातें समझनी होगी। भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो पूरा का पूरा नेक्सस है, वह जिस कॉरपोरेट के पास है या जो पूंजी उसके पास है, वो पॉलिटिकल तौर पर भारत की राजनीति में फंडिंग भी करता है। और पिछले दिनों जब रेयर अर्थ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जो रेयर अर्थ मटेरियल है, तो बकायदा भारत सरकार की तरफ से नहीं, इन कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल बीजिंग पहुंचा था और इन्होंने दबाव बनाया। उस दबाव का असर भारत सरकार पर भी पड़ गया। और इन सब के बीच इस देश के भीतर में जो खाद का संकट है, किसानों के सामने जो मुश्किल हालात हैं, उस मुश्किल हालात ने भी सरकार को नज़दीक पहुंचा दिया। क्या हमें लगता है एक तस्वीर आपको और देखनी चाहिए कि खाद को लेकर भारत में किसानों की क्या स्थिति है, किस तरीके से एक एक दो दो बोरा खाद को सरकारी दुकानों से लेने के लिए कैसी स्थिति होती है। पूरे खाद मिल रहा है, उन्हें तो 11 तारीख को रसीद मिली हमको। ट्रेन लगे 4 बजे रात से आए हम, तो पुलिस वाले गाड़ी भी पूर्ति करूँ, बताओ सही बात। ऐसे करें कि पाओ तुम तो वो खाद 20 बोरी खाद की जरूरत है, आगे ट्रैक्टर से मका बता दूँ किसान 1000 रुपये लेके पूरी लगाने का खरीद के बोर्ड बदल है। एक नई सरकार असल में किसानों के सामने खाद का संकट या फिर चीन से जो खाद भारत आता है और जिससे किसानों को राहत मिलती है, यह एक संकेत है कि आने वाले वक्त में क्या वाकई भारत का हर क्षेत्र चीन के कलपुर्जों पर, चीन के प्रोडक्ट्स पर, चीन की पूंजी पर, चीन की कंपनियों पर और धीरे धीरे चीन और भारत के कॉरपोरेट पर पूरे तरीके से निर्भर हो जाएगा। मुनाफा भारत के कॉरपोरेट को मिलेगा। भारत सरकार ने इस दौर में लोकल फॉर वोकल तो जरूर किया और आत्मनिर्भरता का राग जरूर गाया, लेकिन अपने तौर पर वो प्रोडक्शन भारत में कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में कोई पॉलिसी नहीं बन पाई, यह सच है। और शायद यही वो परिस्थिति है जो पहली बार भारत के साथ चीन के रिश्ते जो प्रगाढ़ हो रहे हैं, उसको लेकर चीन के भीतर जो क्या प्रतिक्रिया है, इसको भी अब समझना होगा। चीन अपने तौर पर जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी और जो सत्तारूढ़ दल है, उन दोनों के बीच के तालमेल की परिस्थितियों को अगर आप समझें तो वहाँ पर 3 मैसेज बहुत साफ हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चीन ने जारी किया, भारत उसका हिस्सा नहीं बना। जब क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शुरू चीन ने की, जिसके दायरे में बांग्लादेश आया, नेपाल आया, श्रीलंका आया, म्यांमार आया, भूटान आया, मालदीव आया, भारत नहीं आया। जब फ्री ट्रेड समझौते की दिशा में चीन ने कदम बढ़ाए तो उसमें भी भारत के साथ सहमति बनी नहीं। लेकिन अब पहली बार ऐसा मौका है कि अब ग्लोबल साउथ के लिहाज से और चीन वहां पर अपने प्रोडक्ट्स के जरिए उस पूरे बाजार को कैसे घेर सकता है, इसमें भारत को नज़रअंदाज चीन को नहीं करना चाहिए। और ये मैसेज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी तक पहुंच चुका है। इसीलिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इंतजार कर रही है कि भारत के प्रधानमंत्री जब बीजिंग पहुंचेंगे तो उसके बाद ही ऐलान होगा
कि रशिया, चाइना और इंडिया के जो 3 कंट्रीज की आरसीआई की बैठक है उसकी तारीख कौन सी तय की जाए। क्या इस पूरे संबंधों की फहरिस्त में 2 बड़ी बातें नहीं उभर रही हैं। पहली बड़ी बात तो यह है कि भारत अपने तौर पर पूरे बाजार को चीन के हवाले करने पर उतारू है। दूसरी बड़ी बात है कि इस दौर में भारत की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी जो कॉरपोरेट की पूंजी, कॉरपोरेट के मुनाफे, कॉरपोरेट के पूरे तरीके से पीएसयूज को दे देना और प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बढ़ते चले जाना, अब उस पर निर्भर होकर कॉरपोरेट की जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन के साथ समझौते तो नहीं कर रही है। और इन दोनों से जुड़ा हुआ तीसरा सवाल है, इस दौर में चीन ने भारत की उस नाजुक नब्ज को तो पकड़ लिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बैठ जाएगी, भारत के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो काम हो रहा है वो बैठ जाएगा, भारत में किसानों के भीतर का आक्रोश सड़क पर नजर आने लगेगा। अगर चीन ने चीजें जो जुलाई के महीने में बंद की, अगर वो बंद रही तो क्या वाकई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेबस स्थिति चीन के साथ रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ करने की दिशा में इसीलिए कदम बढ़ा रही है? अन्यथा भारत की इकोनॉमिक परिस्थितियां डगमगा जाएंगी, कॉरपोरेट चरमराने लगेगा। इस देश के भीतर जिस आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल का राग दिया जा रहा है, जमीन और रैलियों से लेकर लाल किले के प्राचीर तक से सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नारे हैं। और इन सब से हटकर एक आखिरी बात तो होनी चाहिए कि एक वक्त आरएसएस भी चीनी माल के बहिष्कार का नारा लगाती थी और जनसंघ से लेकर बीजेपी तक उस नारे को राजनीतिक तौर पर भुनाने के लिए सड़कों पर निकल आती थी, चुनाव में मुद्दा बनाती थी। और इस वक्त सबसे ज्यादा गलबहियां डालकर चीन के साथ आर्थिक व्यापार समझौते करने की दिशा में जिस अंदाज में भारत सरकार बढ़ी है वो हैरान करने वाली तो जरूर है। और ये हैरानी तब कहीं ज्यादा सुनी गई जब चीन की तरफ से कहा गया कि भारत के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बातचीत में यह भी कह दिया कि ताइवान तो चीन का है। हालांकि भारत सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की और जो चीन की तरफ से कहा जा रहा था उसे खारिज भी नहीं किया। लेकिन इस गंभीर परिस्थितियों को समझिए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बनती हुई व्यापक कूटनीति और विदेश नीति के बीच भारत किन गंभीर स्थितियों के साथ चीन के साथ खड़ा होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।